बाजार में आने वाला समय किस तरह का रह सकता है? क्या ग्लोबल रिसेशन के भी संकेत मिल रहे हैं क्या? अगर इक्विटी मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए कमाई के क्या मौके हैं? क्या अभी इन्वेस्टमेंट का सही समय आ गया है या इंतजार करें? तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पेज 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं अमित गोयल साहब। अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद बिजनेस 24 टीम की तरफ से। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं, मौजूदा सिनेरियो आपको कैसा दिख रहा है? क्या वक्त आ गया है इन्वेस्टमेंट का या अभी इंतजार करना चाहिए? रिसेशन के संकेत पिछले बार जब हम आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि अभी भी बाजार में मंदी के संकेत दिख रहे हैं, क्या ऐसा है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद विश्व मोहन जी, मुझे कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। और मेरा बिजनेस 24 के सभी दर्शकों को जो है मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व मोहन जी, मुझे लगता है कि बाजारों में अब जो है वो डाउनसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि जहां तक ग्लोबल रिसेशन की बात है वो अभी आने में शायद कुछ एक क्वार्टर्स की अभी देरी है। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन मार्केट ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है पिछले पौने 2 साल में। हम डॉलर टर्म्स में तकरीबन 25% डाउन हैं, जबकि इसी बीच में अधिकतर मार्केट्स जो हैं, अधिकतर डेवलप्ड मार्केट्स डॉलर टर्म्स में कोई 20% से लेके 100% तक अप हैं। तो इतना अंडर परफॉर्मेंस हमने पहले कभी नहीं देखा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये अंडर परफॉर्मेंस का जो दौर है ये अब शायद जल्द ही जो है वो खत्म होने वाला है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलरेडी जो कि 26,300 400 का जिसका ऑल टाइम टॉप है, वो कल बंद हुआ है 23,400 कुछ पे। और एसजीएक्स जो है, मतलब गिफ्ट निफ्टी जो है, वो ऑलरेडी वहां से अनदर कोई 1.5% डाउन है इस टाइम। तो हो सकता है कि निफ्टी आने वाले दिनों में 22,800 के करीब का लेवल जो है वो चला जाए, मगर वहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए और काफी अच्छे से खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में आने वाले 2-3 महीनों में एक अच्छा अपटर्न मुझे आने की पूरी पूरी जो है वो इस समय उम्मीद है। ओके सर, जो इस जिस अपटर्न की आप बात कर रहे हैं, जिस तेजी की आप बात कर रहे हैं, ये अगर इसे परसेंटेज टर्म में अगर मैं पूछूं तो कितनी तेजी की उम्मीद है ये? अगर निफ्टी की हम बात करें तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 22,800 एक बहुत ही अच्छा लेवल होएगा खरीदारी करने के लिए। और मुझे लगता है कि वहां से जो है तकरीबन 15% की तेजी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होएगी। तो 15% का मतलब होगा तकरीबन कोई दोबारा से हम 26,000 के ऊपर हम लोग जा सकते हैं। मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में एक बार एक रैली बननी चाहिए, एक आउट परफॉर्मेंस बनना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स अभी चल रहे हैं, पर्टिकुलरली एमर्जिंग मार्केट्स में साउथ कोरिया और ताइवान, मुझे लगता है कि वो अब बहुत ज्यादा चल चुके हैं। तो वहां पे मुझे फैटीग दिख रहा है। और अगर ये ऐसा हमारा मानना सही है तो आने वाले कुछ समय में इसका जो लाभ है वो हिंदुस्तान को मिलेगा, और जो एफपीआई सेलिंग है वो कम हो जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है एफपीआईज को सॉप्स देने की कोशिश करके उनको दोबारा से इंडियन मार्केट में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2-3 महीनों में एक अच्छी रैली बननी चाहिए, जो कि निफ्टी में 15% होएगी और बैंक निफ्टी में भी तकरीबन 15% के करीब हो सकती है। स्मॉल कैप और मिड कैप हो सकता है थोड़ा अंडर परफॉर्म करें, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 महीनों में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो मैं लार्ज कैप में ज्यादा बुलिश हूँ इस टाइम बनिस्बत की स्मॉल और मिड कैप के। ओके, तो बहुत राय आपने बहुत अच्छे से साफ कर दिया है कि यहाँ पे मामूली गिरावट, उसके बाद से 15% की तेजी इंडेक्स लेवल में, और जो ये तेजी होगी ये लार्ज कैप ड्रिवन होगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद हमने देखा भी है पिछले कुछ हफ्ते में अच्छी तेजी आई थी। मिड कैप के इंडेक्स तो रिकॉर्ड के बेहद करीब अभी भी है। सर, अब जब इस तेजी की आप लार्ज कैप में तेजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन कहाँ से आ सकता है? वो कौन से सेक्टर होंगे जहां पर आपको लग रहा है कि वो दम दिखा सकते हैं? मुझे लगता है कि बैंकिंग एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है विश्व मोहन जी, और उसकी वजहें जो हैं वो बहुत साफ हैं। एक वजह यह है कि बैंक निफ्टी की जो अगर हम
प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करेंगे तो ये हमारे मार्केट का वन ऑफ दी चीपेस्ट इंडाइसेस है, जहां पे कि प्राइस अर्निंग रेशियो तकरीबन अब कोई 16-17 के पी रेशियो रह गए हैं। सो एक तो उस लिहाज से देखें तो बहुत अट्रैक्टिव है बैंकिंग। दूसरा मुझे लगता है कि ईरान वॉर के चलते इन्फ्लेशन फियर्स और बॉन्ड यील्ड्स के बढ़ने के कारण बैंकिंग में हमने बहुत सेलिंग आती देखी है, जबकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो वर्स्ट ऑफ द ईरान वॉर का जो भी इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी आ चुका है, और आने वाले 2 महीनों में कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलने की भी काफी आशाएं की जा सकती हैं। तो ऐसे में जो है वो इन्फ्लेशन कम होएगा, ऐसे में रुपी जो है थोड़ा अप्रिशिएट करेगा, और ऐसे में बॉन्ड यील्ड्स कम हो सकती है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ जो है इन सभी चीजों का वो बैंक निफ्टी को मिलना चाहिए। प्राइवेट या पीएसयू ज्यादा भागीदारी कहाँ दिख रही है आपको, किस? मुझे दोनों में ही तेजी दिख रही है विश्वमोहन जी, प्राइवेट बैंकिंग और सरकारी बैंकों में भी। प्राइवेट बैंक तो देखिए अच्छा कर ही रहे हैं, सरकारी बैंकों में हमने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों में काफी बड़ा एक डैमेज हुआ है। अगर आप पीएसयू बैंक्स की बात करें तो जो इनकी जो पीक लगी थी कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले, वहां से काफी डाउन आ गए हैं, और वो यही फियर्स के चलते डाउन आए हैं, रुपी के फियर्स, इन्फ्लेशन के फियर्स, बॉन्ड यील्ड के फियर्स। मगर मुझे लगता है कि वर्स्ट इज प्रॉब्ली बिहाइंड अस। तो अब सरकारी बैंक भी चलने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी चलने चाहिए, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक अच्छा इंडेक्स है क्योंकि इसमें प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स दोनों ही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द एंटायर बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया विद अ लार्ज कैप बायस, जो कि हम चाह भी रहे हैं। तो ये मेरा चोजन सेक्टर रहेगा विश्वमोहन जी आने वाले 2-2.5 महीनों के लिए। ओके, तो 2-2.5 महीने के लिए साफ कर दिया है आपको लग रहा है कि कुछ रैली यहाँ पर ड्यू है और जो लार्ज कैप ड्रिवन होगी, और बैंकिंग स्पेस इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा कौन सा सेक्टर होगा जो आपको लग रहा है कि इसको भी रडार पे रखना चाहिए बैंक्स के अलावा? मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस एक अच्छा सेक्टर है। पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, गैस मार्केटिंग कंपनीज और इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर आप देखें तो इन सभी स्टॉक्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने क्योंकि उनको पेट्रोल और डीजल में लॉस हो रहा है, गैस मार्केटिंग कंपनीज क्योंकि अगेन गैस की अवेलेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन चिन्ह लगे हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस के चलते, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि उनका जो है वो एक तो रिफाइनिंग मार्जिन अभी हाल में थोड़े से कम हुए हैं, और दूसरा जो है जियो प्लेटफॉर्म का इशू जो है वो डिले हो रहा है क्योंकि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो इतने बड़े इशू को लेने के लिए अभी जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि इस सेक्टर का ही पार्ट है एक किस्म से देखा जाए, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस होना चाहिए मार्केट में बढ़ोतरी के लिए। मैं इन दो सेक्टर्स पे ज्यादा बुलिश हूँ बजाय कि मेटल्स के या बजाय कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल्स पे, क्योंकि वो सेक्टर्स ऑलरेडी बहुत आउट परफॉर्म कर चुके हैं पिछले 2-2.5 महीनों में। मुझे लगता है कि अब उन सेक्टर्स की बारी है जिन्होंने पिछले 2-2.5 महीनों में बहुत अंडर परफॉर्म किया है। ओके, तो चलिए, ऑयल एंड गैस भी पसंद है, बैंकिंग भी पसंद है, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स तो खैर काफ़ी चल चुके हैं बहुत सारे। अगर कमोडिटी स्पेस वाले कंपनी की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रैली भी आई है। सर, एक सेक्टर, हालांकि मैं जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनसे लगातार ये सेक्टर की चर्चा कर लेता हूँ, आईटी की। रिपीटेटिव भी बहुत सारे हो जाते हैं सवाल भी और जवाब भी। क्या लग रहा है, आईटी आपकी नज़र में कैसा दिख रहा है? क्या अब मौका है कि 2-3 क्वार्टर्स और रुक जाएं? कि विश्वमोहन जी, हमारा लॉन्ग टर्म आउटलुक, हम पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से हम इस राय के रहे हैं हम लोग। हमारी राय ये रही है कि लॉन्ग टर्म वाइज जो है आईटी इज गोइंग टू बी अ लूजर, क्योंकि ये जो एआई और ये जो डिसरप्शंस हो रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं लॉन्गर टर्म बेसिस पे हमारी आईटी कंपनीज जो हैं वो शायद गियर्ड अप नहीं है इस रेवोल्यूशन के लिए, और मुझे लगता है कि वो अपना कुछ बिजनेस जो है वो काफी लूज कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। तो अगले 4-5 साल का तो हमारा आउटलुक काफी नेगेटिव है आईटी के लिए, मगर मुझे लगता है कि फिलहाल काफी बड़ी सेलिंग आ चुकी है, और जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगर मैं जून तिमाही की बात करूं
इस बीच में आईटी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और उनको रुपी डेप्रिसिएशन से भी उनको फायदा मिला है इस क्वार्टर में। तो जून तिमाही के भी उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे और सितंबर तिमाही के भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में एक रैली बन सकती है। मगर लॉन्गर टर्म मुझे इंडियन आईटी स्टॉक्स जो हैं अच्छे नहीं लग रहे हैं। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप उनको खरीदते भी हैं तो आप उनको एक नियर टर्म होराइजन से खरीदिए, अगले 2-3 महीनों के होराइजन से, और ना कि उसको कोई बहुत ज्यादा लॉन्गर टर्म होराइजन से खरीदने की अभी हम सलाह नहीं दे पाएंगे। ओह, यानी टैक्टिकल बाई है, लॉन्ग टर्म प्ले अभी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक अंडर परफॉर्मेंस काफी समय से है, तो रिकवरी की उम्मीद में यहाँ पे प्ले कर सकते हैं थोड़ी तेजी के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अभी आईटी को ना रखें, ये सलाह साफ तौर से आ रही है। सर, अब आप से बातचीत हो रही तो गोल्ड सिल्वर्स पे भी बात कर लेते हैं। काफी समय से आपसे बातचीत नहीं हुई है गोल्ड सिल्वर पे। गोल्ड को लेकर क्या साल के निचले स्तरों के आसपास गोल्ड है, क्या गोल्ड में मौका आ गया है कि अभी रुकना चाहिए? मुझे लगता है विश्व मोहन जी कि आने वाले कुछ दिनों में गोल्ड सिल्वर में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि देखिए इनकी काफी हैवी हमने जो है सेलिंग देखी है। अगर मैं ईटीएफ्स की बात करूं तो ग्लोबली जो है वो बहुत हैवी सेलिंग हुई है ईटीएफ्स में, और पर्टिकुलरली चांदी में विश्व मोहन जी कोई हमारा जो पीक जो ग्लोबल ईटीएफ्स में जो स्टॉक पाइल अप हो गया था वो तकरीबन कोई 850 मिलियन आउंसेस चला गया था दिसंबर में, और वहां से गिर गिर के जो है अभी हम कोई 790 मिलियन आउंसेस पे रह गए हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बहुत सेलिंग हुई है, सिल्वर में पर्टिकुलरली बहुत सेलिंग हुई है। दोनों में बहुत बड़ा फियर है, जो ब्लूमबर्ग का जो फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर है वो लगातार फियर में चल रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। और पर्टिकुलरली सिल्वर में जो इस टाइम जो वीकली फियर की जो रीडिंग आई है कल, वो पिछले 10 साल की सबसे हाईएस्ट फियर की रीडिंग आई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि जिस लेवल पे कल ये यूएस में बंद हुए हैं वहां से अनदर 3-4-5% के डाउनसाइड से इनकार नहीं किया जा सकता, पर्टिकुलरली सिल्वर में। शायद गोल्ड में तो 1 या 2% और चांदी में 4 या 5% का डाउनसाइड और हो सकता है। और उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि इनमें भी एक रैली बनेगी, और ये रैली भी आने वाले 1.5-2 महीनों में अंजाम ये जो है इस रैली को मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि चांदी जो कि शायद नीचे में $65-66 तक जा सकता है, मुझे लगता है कि ऊपर में जब वो रिबाउंड करेगा तो तकरीबन वापस $85 का टारगेट हमें रखना चाहिए। और सोना जो कि शायद नीचे में 4200-4300 के रेंज में जाएगा, तो मुझे लगता है कि दोबारा से सोना जो है $5000 पर आउंस का हमें भाव मिलना चाहिए। मगर विश्वमोहन जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले 1.5-2 साल के लिए हमारा आउटलुक ना तो पहले पॉजिटिव था और ना ही अभी भी पॉजिटिव है। ये जो भी रैली बनेगी सोने और चांदी में, ये आखिरी रैली होनी चाहिए, और वो रैली इनको बेचने की होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 1.5-2 साल में मुझे लगता है कि चांदी वापस $30 के करीब और सोना जो है वो दोबारा से $3000 के नीचे जाना चाहिए। तो ये अभी तो एक टैक्टिकल कॉल है खरीदने की आने वाले कुछ दिनों में, मगर उसके बाद लॉन्गर टर्म बेसिस पे हमें इनको सेल करके वेट करना होगा 1.5-1.5 साल के लिए, और तब जाके हमें दोबारा एक लॉन्गर टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि $30 के नीचे और $3000 तक गोल्ड भी आ सकता है और $30 तक चांदी फिसल सकती है यहाँ पे 2-3 सालों में, और आपके लग रहा है कि जब उस तरह की गिरावट आ जाए उसके बाद नए सिरे से लॉन्ग टर्म की खरीदारी करें। लेकिन आपको लग रहा है जो इस मौजूदा जो गिरावट है उस गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी आ सकती है, जिसमें $85 तक चांदी और $5000 तक सोना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमित सर। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर सर देना चाहेंगे? जो भी इन्वेस्टमेंट की राय आपने दी, हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने सारी राय दी है, तो भी मैं डिस्क्लेमर लेना चाहता हूं सर। विश्व मोहन जी, हमारी अपनी पोजीशंस जो हैं हमारे फंड्स की और हमारी खुद की पोजीशंस हो सकती हैं, बट वो मोस्टली इंडाइसेस लेवल पे होती हैं, एसेट क्लास लेवल पे होती हैं, इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे कम होती है। तो हमारी जो है वो अकॉर्डिंगली हमारी भी अपनी पोजीशंस हैं। तो यही मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। सोने और चांदी में हम अभी शॉर्ट हैं और इक्विटीज़ में भी हम अभी शॉर्ट हैं, मगर हम धीरे धीरे करके जो है हम अपने प्रॉप बुक में भी अब आने वाले समय में
खरीदारी करना चाहेंगे, सोने चांदी में भी और अपने इक्विटीज में भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला छुट्टी के दिन भी और हमारे दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी। चलिए, बिजनेस 24 टीवी में इसी तरह के बड़े दिग्गजों के मार्केट एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ।